दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। हम लोगों ने पहले धर्म सुधार आंदोलन किया और अब देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो कुछ एक उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, जब उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक इकाइयों की स्थापना होने लगी तो तब ग्राम से विश्व, विश्व से जन और जन से जनपद की स्थापना हुई। तो उसी क्रम में जनपद का एक विस्तारित रूप महाजनपद आया, जो तत्कालीन साहित्य में इसके जो स्रोत हैं वो मिलते हैं। और महाजनपद के रूप में विशेष रूप से उस समय 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। तो इससे जो क्वेश्चंस संबंधित रहते हैं वो विशेष रूप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि ये सामान्य जानकारियां हैं और इससे फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी हर परीक्षा में कुछ एक क्वेश्चन इससे पूछ ही लेता है या डाल ही देता है, तो इस दृष्टि से अपने लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे परीक्षा की दृष्टि से इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृतिका परंपरा से संबद्ध किया जाता है? दोस्तों, आप जानते होंगे कि जितने भी इतिहास में फेज़ हुए उन सब में, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे वैदिक फेज़ हो, चाहे ये सेकेंडरी अर्बनाइजेशन हो, या उसके बाद की जो भी परंपराएं या जो भी काल डेवलप हुए, तो उसमें हुआ क्या कि हर एक की एक पहचान जो है विशेष रूप से मृदभांड के रूप में होती है। और ये इसको इतिहास का एक तरीके से स्रोत का आधार भी माना गया है। तो मृदभांड के आधार पर काल का निर्धारण किया जाता है। तो इसी तरीके से प्रश्न अपना कह रहा है कि द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृतिका परंपरा से संबद्ध किया जाता है? तो यहाँ पर 4 परंपराओं का जिक्र है, जिसमें है पहला उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर, भूरे मटमैले रंग के लिप्त मृदभांड। तो अपना इसका सही आंसर होगा उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, यानी नॉर्दर्न ब्लैक जो पोट्री थी वो विशेष रूप से इस समय प्रयोग की जाती थी। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता? तो यहाँ पर कौन सा वो ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता? इसमें अभी मैंने अपने लेक्चर में जो संक्षिप्त परिचय दिया उसमें भी जो है इसका जिक्र किया था कि जो ये महाजनपद हैं इनके बारे में सूचना जो है हमें साहित्यिक आधार पर विशेष रूप से जो बौद्ध और जैन साहित्य है तत्कालीन, उससे विशेष रूप से मिलती है। तो बहुत से साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनसे इसकी सूचना मिलती है, लेकिन इसमें से कौन सा एक है जिससे सूचना नहीं मिलती है? तो 16 महाजनपदों की सूची किससे नहीं प्राप्त होती? दोस्तों, आपको मैंने कई बार बताया कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न के साथ में अपने जो पेन है, पेन का पॉइंट हमेशा मूव कराते रहें और लास्ट में जा कर के जो आपका रूट टर्म है, प्राप्त होता है, नहीं होता है, सत्य है, असत्य है, या ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे जो भी टर्म्स हैं तो उनको आप अंडरलाइन या सर्कल में ज़रूर करें। तो उस कंडीशन में होगा कि आपकी जो ह्यूमन एरर जैसी जो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं उसमें होती है वो नहीं होगी, इससे आप बच सकेंगे। तो कौन सा इसका प्रश्न का जो है उत्तर होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, चारों साहित्यिक ग्रंथ हैं। तो चारों में से जो दीघ निकाय है, दीघ निकाय से हम लोगों को 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्राप्त होती है और जो शेष 3 ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त होती है। इज इट क्लियर? ओके। तो अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? गणतंत्रवादी राज्य आप समझते हैं कि गणतंत्र जो की बात जब करते हैं, रिपब्लिकन की बात करते हैं, तो रिपब्लिकन जो कंट्री होती है, रिपब्लिकन स्टेट होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं आप लोग जान रहे होंगे कि उसमें जो है जो विभिन्न राज्यों का संघ रहता है। यानी मान लो ये रिपब्लिक है तो इसमें छोटे छोटे अन्य राज्य भी हैं,
तो ये सब राज्य मिल करके जो है एक संघ बनाएंगे, और उस संघ में जो भी के प्रत्येक राज्य के सदस्य शामिल होंगे, और वो सदस्य ही एक तरीके से अभी जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या अन्य स्टेट जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसी तरीके से एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जिसमें अन्य राज्य भी शामिल होते हैं और निर्णयन में और कार्यकारी मामलों में विशेष रूप से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो जो गणतंत्रवादी राज्य कौन सा था, इसमें 4 विकल्प उपलब्ध हैं अपने पास: वज्जी, कोसल, मगध, अंग। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा था ये आपको जानना है। और दूसरों और मैंने और 1-2 बार आप लोगों से चर्चा की इस विषय को लेकर के कि जब भी आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास के साथ साथ उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वो अवश्य पढ़ें, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, एक तो याद करने में, दूसरी जो है उसमें आसानी ये हो जाएगी कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपसे जो है ऐसा पूछता है तो हो सकता है आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट उसको आप जो है कवर कर लेंगे या उसके आंसर तक एक्सेस करेंगे। तो मान लो ये उत्तर भारत के उस समय जो है का क्षेत्र था, तो उत्तर भारत के इस क्षेत्र में यहाँ पर इसके हिसाब से एक गणतंत्रवादी राज्य था। तो यहाँ पर जो है जो इसमें विकल्प दिए हैं, विकल्प के आधार पर ये एक अंग था, ठीक है। ऐसे ही वज्जी था, ये जो है ये मगध फिर साम्राज्य था, और इसी तरीके से फिर इधर जो है कोसल था, जो आज के समय में अयोध्या और फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और इधर फिर जो है काशी था, जो आज के समय में बनारस डिस्ट्रिक्ट है। फिर इधर प्रयागराज वाला जो स्थित तो वत्स जनपद था। तो इस तरीके से कई जनपद हुआ करते थे। तो उसी में ये प्रश्न कर रहा है कौन एक गणतंत्रवादी राज्य था। आप अभी हम लोगों ने जो है गणतंत्र पर चर्चा भी की, तो गणतंत्रवादी राज्य इसमें कौन सा था? वज्जी संघ जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें जो वैशाली के में इसका जो संघ का प्रमुख एक तरीके से नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा था, और भी छोटे छोटे जो है इसमें गण हुआ करते थे। तो वज्जी जो है वो विश्व को प्रथम गणतंत्र देने वाला देश भी भारत ही है। तो वज्जी क्या था? प्रथम गणतंत्रवादी राज्य था। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो इसमें कौन सा आंसर सही? फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा, इसमें आपको ज़्यादा कोई इफ बट नहीं करनी है। अगर आप जान रहे हैं तो आप इसको एक्सेस कर सकेंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप नहीं इसके आंसर तक एक्सेस कर पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। चारों विकल्पों में दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? कौन आदेश से एक नहर खोदी गई, वो उस स्थान की बात कर रहा है, याद रखिएगा। कहाँ पर खोदी गई? कलिंगा में। दोस्तों जो नंद राज थे, नंद राजवंश में महापद नंद ने नंदवंश की जो या साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा था वो थी, उसको बहुत बढ़ाया और क्षेत्रीय विस्तार भी किया, और इसने जो है कलिंग में एक नहर खोदने का आदेश दिया था, ठीक है, कलिंगा में। तो ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो ये भी चूँकि जनपद से जुड़ा हुआ है और ये आप सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो क्या इसका नाम था? यहाँ पर 4 विकल्प, चारों विकल्पों में अवंतिका नाम जो था उज्जैन का प्राचीन काल का नाम है। और भी उज्जैन के नाम हैं 1-2, अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ जो है जानकारी शेयर करेंगे, नहीं तो आप पूछेंगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यहाँ पर जो है शासक की बात कर रहा है। कौन सा ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले, टर्म मैंने कहा बार बार आपको, जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनको आप अंडरलाइन या सर्कल करेंगे, ओके। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यहाँ पर जो 4 विकल्प उपलब्ध है, चारों विकल्पों में सही आंसर क्या होगा? उदयन। थोड़ा विकल्पों को लेकर के मिसप्रिंट हुआ है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा।
तो उदयन जो था वो ऐसा राजा था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पहले राजधानी क्या थी जो है मगध साम्राज्य की, कोई लोग जान रहा है? इससे पहले राजधानी थी राजगृह, जो आधुनिक बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है, और इसे राजगीर आज के समय में उभारते हैं। एक दिल्ली से ट्रेन भी चलती है श्रमजीवी एक्सप्रेस, वो यहाँ तक राजगिरी तक जाती है, और यहाँ राजगिरी में क्या है, बौद्ध मठ वगैरह जो नालंदा नौ विहार है वो यहीं पर राजगिरी के पास में ही है। ओके, अगला प्रश्न है, उदयन वासव दत्ता की दंतकथा संबंधित है। दोस्तों जो उदयन जो थे वो वत्स जनपद जो कौशाम्बी के पास में पड़ता है वहाँ के राजा थे, और उज्जैन के राजा की पुत्री से, उज्जैन के राजा से जब इनका युद्ध हुआ तो इनको उसने बंदी बना लिया। बंदी बना करके ये उज्जैन की जेल में थे। इसी दौरान इनको उज्जैन के राजा की पुत्री से वासव दत्ता से प्यार हो जाता है। इसका चूँकि थोड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है, इस वजह से इस दंतकथा का या इस लोक कथा का एक विशेष रूप से चर्चा होती है या इसका वर्णन मिलता है। तो संबंधित कहाँ से है? उज्जैन से। क्या विकल्प अपना सही होगा? उज्जैन जो है, जो उदयन और वासव दत्ता की दंतकथा है वो उज्जैन से संबंधित है। क्लियर? अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों होता क्या है कि आयोग हमेशा ये करता है कि वो टॉपिक वही रखता है, ऐसा नहीं कि उसने जो है जो टॉपिक उसके सिलेक्टेड हैं उसने डायमेंशन अपने चेंज कर दिए। ये कम होता है, और होता है तो कुछ एक क्वेश्चंस के लिए होता है। लेकिन होता क्या है, जब आयोग क्वेश्चन बनाता है हर साल, अगर उसी क्वेश्चन को डाल दे तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, रिपीटिशन भी बार बार होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन जब आयोग बनाता है तो वो उस जो टॉपिक विशेष है उससे रिलेटेड और जो डायमेंशंस हैं उसकी गहराई में चला जाता है, वो उनकी तरफ जो है दूसरे डायमेंशन की तरफ मूव करता है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। क्वेश्चन क्या है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? हम लोगों ने अभी जाना विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वैशाली में। अब प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है किसके द्वारा स्थापित किया गया, यानी वो कौन सा ऐसा वंश था जिसने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मौर्य वंश, नंद वंश, लिच्छवी, गुप्ता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? लिच्छवी। लिच्छवियों ने वैशाली में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया। ओके, इज इट क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये तो अभी हम लोगों ने किया, लेकिन फिर भी मैंने इसको इस वजह से डाल दिया चूँकि ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और इस कभी ना कभी एग्जाम में इसको पूछ ही लेता है, तो इसलिए आपको जानना आवश्यक है। जो लोग पुराने हैं अनडाउटली जान ही रहे होंगे, सामान्य सा क्वेश्चन उनके लिए लग रहा होगा, लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनके लिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? वैशाली। वैशाली में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। आम्रपाली पुत्री थी। आम्रपाली किसकी पुत्री थी? वैशाली की एक मुखिया की। आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, और इसके बाद में आप कुछ रोचक कहानी के रूप में मैं आम्रपाली के बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे जानकारियाँ सटीक रूप से आपके और स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। तो दोस्तों आम्रपाली के बारे में ये रोचक जानकारी है कि आम्रपाली के माता पिता के बारे में जानकारी नहीं है। आम्रपाली को जब बच्ची थी, इनको एक आम के बाग में इनके माता पिता ने डाल दिया। और हिंदी साहित्य में भी देखिए आप, जो कबीर थे, कबीर का भी ऐसा ही हुआ था। उनको भी जो उनके माता पिता ने जो है बचपन में ही जब पैदा हुए थे उसके बाद जो है डाल दिया था, तो उनके नीरू नामक जुलाहे ने उनकी परवरिश की थी। उसी तरीके से आम्रपाली के बारे में भी यही है। तो आम्रपाली जब वो आम के बाग में पड़ी थी तो वहाँ के
जो वैशाली के एक मुखिया थे, वो जो है वहाँ पर घूमते घूमते गए और उसी क्रम में उनको देखा कि एक बच्ची रो रही है पड़ी। तो उन्होंने उस बच्ची को वो अपने घर ले आए और उसकी परवरिश के बाद वही इतनी खूबसूरत वो बच्ची थी तो जिसकी वजह से उसकी चर्चा पूरे जो तत्कालीन राजतंत्र था या राज्य थे, लिच्छवी कुल के, वज्र संघ के या मुगल साम्राज्य तक या अन्य जो है राज्य थे, वहाँ तक होने लगी। और चूँकि ये आम के बाग में मिली थी, इसीलिए इनका नाम आम्रपाली रखा गया। इट क्लियर। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि आम्रपाली के बारे में, आम्रपाली से जो प्रणय निवेदन है या प्रेम या इनके प्रति आकर्षण है, ये अजातशत्रु का भी था। और उनके पिताजी जो बिंबिसार थे, उनका भी थोड़ा थोड़ा आकर्षण जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैशाली के प्रति था, जैसा कि तत्कालीन साहित्य में मिलती है जानकारी। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, कि जो आम्रपाली जो थी, आम्रपाली ने बौद्ध संघ को बहुत ही दान दिया, बौद्ध संघ के ऊपर विशेष रूप से उपकार किया था और संघ के प्रति इतनी आस्था श्रद्धा देख करके ही महात्मा बुद्ध ने अपनी जो विमाता थीं गौतमी, उनको संघ में लेने से मना किया था। जब उन्होंने संघ में आने के लिए निवेदन किया था तो उन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन जब आम्रपाली ने बौद्ध संघ के लिए इतनी आस्था दिखाई, इतनी श्रद्धा दिखाई, तब महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को पहली महिला के रूप में संघ में शामिल किया। तो यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन जाता है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? आम्रपाली। और पहली बार अनुरोध किसने किया था संघ में शामिल होने के लिए? वो इनकी बौद्ध की विमाता गौतमी। ठीक है, ये चीज़ें स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बता दी, तो इसलिए याद भी रहेंगी। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? दोस्तों सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर वो क्या होगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो पटना है आज के समय में, उसकी पहचान कुसुमपुर के रूप में की जाती है। पाटलिपुत्र के और भी कई नाम हैं, खासकर जो बीपीएससी में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन ये इतना क्लासिकल क्वेश्चन है जिसकी संभावना भी बनी रहती है कि आगे भी पूछा जाए। तो इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा। और भी स्टेट्स कमीशन या जो एग्ज़ाम है उनमें भी, चूँकि ये ऐसा क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं कि जो श्रावस्ती जो उज्जैन का प्राचीन नाम जो है वो केवल एमपी में ही पूछा जाएगा, यूपी में भी पूछा जा चुका है कई बार। तो इसलिए आप लोग जो है इसकी जानकारी रखेंगे। और जिनके पास अगर जानकारी है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि पाटलिपुत्र के अन्य और कौन कौन से नाम थे। पाटलिपुत्र के भी 3-4 नाम और हैं, प्राचीन नाम, जो क्वेश्चन की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनके भी बारे में आप लोग अपने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर कर लेंगे, अपनी जो लिस्ट है उसको इनरिच कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन लिस्ट को। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? दोस्तों यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन एक बार ये पूछा जा चुका है। और अब तो ये क्या है कि ऐसा क्वेश्चन है, ये हो सकता है आगे आने वाले जो आरओ का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाए, यूपी में ही रिपीट कर दिया जाए, या बिहार में पूछा है, और भी स्टेट कमीशन है उनमें पूछा है। तो लेकिन ये क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन नहीं था जिस समय आया था। तो उस समय लोगों के लिए था कि भाई कैसे क्वेश्चन दे रहा है यार। अब हर नगर का कोई भी स्टूडेंट नगर विन्यास नहीं समझ के याद करके रख सकता है, लेकिन श्रावस्ती का नगर विन्यास चूँकि विशेष रूप से या विशेष आकृति में था, इस वजह से इसको शामिल किया गया। हड़प्पा सभ्यता से भी आप समझ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो ऐसे क्वेश्चंस पर भी ध्यान रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर नगर का नगर विन्यास रटते घूमिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अर्धचंद्राकार। जो श्रावस्ती नगर था, श्रावस्ती कहाँ पर स्थित है? अभी उत्तर प्रदेश का एक जो है ज़िला है, ये नेपाल की तराई के, उत्तर प्रदेश के जो है तराई क्षेत्र में स्थित है। और इसका नगर विन्यास कैसा था?
अर्धचंद्राकार, ये मान लो इस टाइप में, ठीक है, ये हुआ अर्धचंद्राकार। थोड़ा करेक्ट फिगर नहीं बन पाया क्योंकि पेन नहीं है। ओके, तो ये अर्धचंद्राकार रूप में श्रावस्ती का नगर विन्यास था। देखते हैं अगला प्रश्न। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश उस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऐसा नहीं जो राजनीतिक हत्याएं हैं या राज सिंहासन के लिए, चूँकि मोनार्की थी तो मोनार्की में ये चीज़ संभव है, जिसके पास शक्ति है वही शासक है। तो उस समय जो है मगध साम्राज्य के कुछ शासक हुए जिन्होंने विशेष रूप से अपने पिता की हत्या करके यह साम्राज्य हासिल किया था या सत्ता हासिल की थी। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता, इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार की अजातशत्रु ने हत्या की सत्ता के लिए, और अजातशत्रु भी अपनी पुत्र के द्वारा मारा गया, वो भी राजनीतिक सत्ता के लिए या राज सिंहासन की प्राप्ति के लिए। तो जैसा कि एक लोकमिथ है कि या जो भी है, हो सकता है इसके कुछ वैज्ञानिक या तार्किक आधार भी रहे होंगे इस लोकोक्ति के, कि जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ में उसको मिलता है। तो हो सकता है जैसा भी हो, कुल मिलाकर के मुझे हम लोग को नहीं जाना है। तो राजनीतिक हत्या क्या हुई, इन्होंने अपने पिता की अजातशत्रु ने हत्या की और इनकी भी हत्या इनके पुत्र ने की। ओके, तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है? कुणिक के रूप में कौन विख्यात है? याद पहले कुणिक टर्म आप जो है सर्कल या अंडरलाइन करेंगे, इसके रूप में विख्यात है या विख्यात नहीं है, इसको देखेंगे। तो विख्यात है पूछ रहा है यहाँ पर, है को आप चाहें अंडरलाइन या सर्कल कर लें। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज बिंबिसार, सेकंड इज बिंदुसार, थर्ड इज अजातशत्रु, फोर्थ इज चंद्रगुप्त मौर्य। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर दोस्तों इसमें होगा कुणिक जो था वो अजातशत्रु का बचपन का नाम था। क्या नाम था? अजातशत्रु का बचपन का नाम कुणिक था। और अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर जो नए लोग हैं जिनके पास जानकारी नहीं, वो लोग इस जानकारी को एनरिच कर लें कि जो बिंबिसार था उसका प्राचीन नाम, उसका भी एक नाम था, उपनाम था, जो इतिहास में ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से मिलता है। तो उसका क्या नाम था? श्रेणिक। ठीक है, इस नाम को आप लोग अपने इन्फॉर्मेशन लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणाभिषेक हुआ था? तो यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि क्वेश्चन में कोई भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, और अधिकांशतः लोगों के साथ ये गलती होती है कि वो जल्दबाजी में ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं उसके जो प्रॉपर टर्म्स क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि आप क्वेश्चन जो पढ़ें तो पेन बराबर मूव कराएं। तो किस गणिका का राजगृह में, टर्म क्या है? राजगृह में गणाभिषेक हुआ था। यहाँ याद रखेंगे वैशाली की बात नहीं कर रहा है, राजगृह की बात कर रहा है। तो राजगृह में किस गणिका का गणाभिषेक हुआ था? चूँकि उस समय जो राजनर्तकी का पद हुआ करता था, बहुत ही सम्मानित पद हुआ करता था। आम्रपाली जो हुआ करती थी बहुत ही सम्मानित राजनर्तकी हुआ करती थी, ठीक है। और उनकी जो राज्य की जो सत्ता थी या निर्णायक भूमिका थी, उसमें इनका योगदान भी हुआ करता था। यानी राज्य उस समय जो राज्य नृत्यांगना थी उसके दरबार में, उसके जो है महफिल में जाना, महफिल हुआ करती थी, जिसका उद्देश्य हुआ करता था नृत्य के माध्यम से लोगों का, राजाओं का या अभिजात कुल के जो लोग थे उनका मनोरंजन करना। तो उसमें जो है बड़े बड़े लोग जाते थे, और उसको कोई ऐसा नहीं कि गलत या असम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो। तो आंसर पर, क्वेश्चन पर अपने आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कौन ऐसी गणिका थी जिसका राजगृह में गणाभिषेक हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? सालवती। सालवती
जो राजगृह की राजगणिका थी। और इसके बारे में आपको जो तब याद रहेगा, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। सालवती का पुत्र हुआ जीवक। कौन सा जीवक? जो जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, वो किसका? सालवती का पुत्र हुआ। और सालवती का जो पुत्र हुआ, चूँकि सालवती उस समय राजनर्तंगना थी, इस वजह से जीवक महोदय तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण करके आए। सॉरी, जब तक्षशिला से ये शिक्षा ग्रहण करके आते हैं जीवक, और यहाँ आने पर चूँकि राजनर्तंगना के पुत्र थे, इस वजह से इनको राजवैद्य के रूप में नियुक्ति दी जाती है। और आपसे एक मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ। जीवक के साथ में ऐसे 2 और व्यक्ति थे जिन्होंने एक राजवैद्य के रूप में और एक और जो है प्रशासनिक ज्ञान के रूप में या कला या युद्ध शास्त्र के ज्ञान के रूप में भी जिन्होंने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखते हैं, हो सकता है अगला प्रश्न पूछ दे कि 3 विकल्प दे दे कि ये हैं कि इनमें से तक्षशिला से किसने शिक्षा ग्रहण नहीं की। तो इस तरह से आप अपने इन्फॉर्मेशंस हैं उनको इनरिच करेंगे और अगले नए बनने वाले क्वेश्चन के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? जीवक किस राजा का राजवैद्य था? अभी मैंने चर्चा की थी, ये बिंबिसार का राजवैद्य था। ओके, इज इट क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बिल्कुल आपके लिए आवश्यक हो जाता है आपका जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में, कौन कौन वंश हुए, उनका क्रम क्या है, तो या क्रम कौन प्रमुख शासक हुए, किस वंश से संबंधित हैं। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। आप यहाँ पर एलिमिनेशन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि एलिमिनेशन सिस्टम्स के माध्यम से जब हम ऐसी कंडीशन में फंसते हैं कि राइट आंसर तक एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस कंडीशन में एलिमिनेशन सिस्टम के माध्यम से हम राइट आंसर तक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? देखिए, हम लोग जान ही रहे हैं, अजातशत्रु गुप्ता से नहीं थे, अजातशत्रु नंद से नहीं थे, मौर्यों से नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है किससे होंगे? हर्यक से। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्यक वंश। ओके, अगला फिर प्रश्न है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज की है, पर प्रश्न हम लोग अभी पहले कर चुके हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज चेंज करके आता है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन था? अजातशत्रु। ओके, अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ? मालवा क्षेत्र पर किसका शासन काल में सत्ता पहुंची? तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसके जोग्राफिकल लोकेशंस या टर्म्स हैं उनको जो है ज़रूर ध्यान रखेंगे। और तो दोस्तों उस समय जो उत्तर भारत का साम्राज्य था और या जो राज्य था उत्तर भारत का विशेष रूप से, तो उसमें ये मालवा की अवस्थिति है और ये मगध साम्राज्य की अवस्थिति है। बीच में जो है और छिटपुट साम्राज्य थे, जैसे वत्स था, काशी था, कौशल था, इस तरीके से जो इधर अंग था। तो इस तरीके से ये मालवा जो साम्राज्य था, मालवा का राज्य था, जो क्षेत्र था, उस पर मगध राजाओं ने आक्रमण किया और उसको मगध साम्राज्य में एक तरीके से मिला लिया। तो ऐसा कौन शासक था जिसने ये आक्रमण किया था या इसको मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर है शिशुनाग। शिशुनाग ने मालवा पर आक्रमण करके मालवा को मगध साम्राज्य में मिला करके एक छत्र उत्तर भारत में मगध साम्राज्य की या विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की, जिस पर आगे चल करके और जो नंद वंश है और मौर्य वंश है, जिसको उत्तर भारत में पूरे विशेष रूप से पश्चिमोत्तर प्रांतों में तक इसको पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और आप लोगों अगर कोई सुझाव हो, आप लोग अगर कोई चाहते हैं स्पेशल टॉपिक पढ़ना या स्पेशल स्टाइल में पढ़ना कि सर लेक्चर का टाइम बढ़ा दिया जाए या लेक्चर रखा जाए पहले 15 मिनट का, 10 मिनट का, उसके बाद जो MCQ करा जाए, तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं, जिस पर मैं सोचूंगा, और अगर सुझाव आपका लॉजिकल है, सबके लिए उपयोगी होगा, तो उसको अवश्य शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग जो है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है उसको दबा लें, जिससे जो वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहेंगे, और प्रॉपर आप जो है विज़िट करते रहें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपका कंटेंट अच्छा लगता है, तो इसको आप जो है अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। इसका लाभ अपने दोस्तों को भी दीजिए, और इससे मुझे लाभ ये होगा कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, जिससे मैं नए नए वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूं। और उत्तर प्रदेश बीसीएस की परीक्षा जो है वो अभी, अब जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, उस हिसाब से उम्मीद है कि बढ़नी ही चाहिए, और बढ़नी भी चाहिए, चूँकि जिस हिसाब से महामारी है, चारों तरफ जो अफरा तफरी मची हुई, त्राहि त्राहि मचा हुआ है, तो बढ़ना भी चाहिए। लेकिन चूँकि अभी आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इस वजह से आप लोग तैयारी करते रहिए, उसमें बिल्कुल ढील मत दीजिए। और बिहार पीसीएस की परीक्षा जो है वो अभी तो उसके लिए कोई ऐसी ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, तो उसका तो समय है। और आरओ की परीक्षा हो सकता है वो आपके समय पे ही 1 अगस्त को हो। तो इन सब चीज़ों के साथ में आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। तैयारी में एक तरीके से एक आपके लिए सुअवसर है, एक अच्छा चांस है, जिससे आप घर पे बैठे रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। इसलिए अपना सब लोग ध्यान रखिए, और तब फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।